नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को स्मार्ट एकेडमी में। और आज हम आप लोगों को विटामिन डिस्कस करने वाले हैं। और विटामिन के आज जो अगली क्लास है, हम आप लोगों को 2 क्लास ले चुके हैं विटामिन की, और आज अगली क्लास होगी। और आज हम आप लोगों को विटामिन के अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़रूर फैलाएं, शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी बच्चों को मदद मिल सके फ्री क्लासेस की। तो चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो आप लोगों को हम बताए थे कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हम लोग खाते नहीं हैं, वो हमारे बॉडी में ही उनका निर्माण होता है, उनका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में ही होता है। और विटामिन डी उनमें से एक है जिनका निर्माण हमारे बॉडी के अंदर ही होता है। तो अगर हम विटामिन डी के केमिकल नेम की बात करें, तो इनका जो केमिकल नाम है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इनका केमिकल नाम है। कैल्सीफेरोल इनका, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, तो इनके जो फंक्शन है, बस एक ही फंक्शन है, वो है रिजिडिटी। टू बॉन्ड, रिजिडिटी टू बॉन्ड, हड्डियां को मजबूती प्रदान करता है। अब ये हड्डियां को कैसे मजबूती प्रदान करता है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम इनका फॉर्मेशन के बारे में अगर समझ गए तो विटामिन डी समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोगों ने हमारे स्किन जो है, बॉडी का स्किन में पाया जाता है फैट यानी वसा, इसी को लिपिड भी बोलते हैं। हमारे स्किन के नीचे जो है वहाँ पे पाया जाता है फैट, लिपिड, जिसको हम लोग हिंदी में वसा भी बोलते हैं। और वो वसा का नाम है डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है, जो एक प्रकार का फैट है। और ये डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल करता क्या है? इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में ये टूट जाता है और टूट के बन जाता है कोल्ड कैल्सीफेरोल। ये टूट जाता है कोल्ड कैल्सीफेरोल, और कोल्ड कैल्सीफेरोल को भी कहा जाता है विटामिन D3। कोल्ड कैल्सीफेरोल को भी कहा जाता है विटामिन D3 कहा जाता है। और ये हमारे स्किन में विटामिन D3 बनने के बाद ये सीधा चला जाता है हमारा लीवर या किडनी के पास चला जाता है। और लीवर या किडनी के पास जाने के बाद ये चेंज हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, विटामिन D3 कोल्ड कैल्सीफेरोल वहाँ पे चेंज हो जाता है, और चेंज होके बन जाता है कैल्सीफेरोल में। ये कैल्सीफेरोल में चेंज हो जाता है। तो यही कैल्सीफेरोल यहाँ पे दिख रहा होगा, यह है विटामिन डी, यह है हमारा विटामिन डी। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे बॉडी में किस प्रकार से विटामिन डी का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले हमारी स्किन के नीचे एक फैट पाया जाता है जिसका नाम है डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल करता क्या है, जैसे ही वो सनलाइट के प्रेजेंट में आता है, जैसे ही हमारे स्किन पे सनलाइट पड़ती है, तो ये डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सनलाइट से अभिक्रिया करके वो चेंज हो जाती है कोल्ड कैल्सीफेरोल में, जिसको हम लोग विटामिन D3 कहते हैं। और जैसे ही कोल्ड कैल्सीफेरोल
लीवर और किडनी में जाता है तो वो चेंज हो जाता है कैल्सिफेरॉल में। कैल्सिफेरॉल में वो चेंज हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो निर्माण हो रही है, यहाँ पे जो केल दिख रहा है ना, कैल्सी यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो कैल्सी दिख रहा है ना, ये कैल्सी रूट वर्ड है कैल्शियम का। कैल्सी यहाँ पे रूट वर्ड है कैल्शियम का। अरे एक कैल्शियम का काम है हमारे हड्डी को मजबूत करना। इस कैल्शियम का काम है हमारे हड्डी को मजबूत करना, चाहे हमारा दांत हो, चाहे पैर की हड्डी हो, चाहे बॉडी के जहाँ भी हड्डी है, वो अंग को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर हम बात करें इनके डिजीज की, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए, अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारा बॉडी में विटामिन डी कम हो जाए तो होगी क्या कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, और जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हमारी हड्डियाँ मजबूत हो पाएगी? क्या हमारी हड्डियाँ मजबूत हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जितने भी डिजीज होंगे वो डिजीज होंगे बोन रिलेटेड डिजीज, मतलब हड्डियाँ से जितने भी प्रकार की बीमारी है वो होंगी। तो जो हड्डियाँ से रिलेटेड जो पहली बीमारी है उसको हम लोग बोलते हैं रिकेटस, और दूसरा होता है ओस्टियोमलेसिस, और तीसरा है ओस्टियोपोरोसिस। अब ये इस 3 बीमारियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आखिर ये 3 बीमारी क्या है। तो रिकेटस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रिकेटस क्या है। तो रिकेटस जो है वो 2 से 8 साल के बच्चों को हो जाती है। 2 से 8 साल के जो बच्चों को जो बीमारी होती है, हड्डियां का जो बीमारी है, वो रिकेटस होता है। इस बीमारी में होता है क्या है, बच्चे का जो पैर होता है ना, ये पैर, ये कमर वाली भाग है, और ये पैर आ तो इस प्रकार हो जाएगा, आ तो इसका पैर इस प्रकार हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका पैर जो है ना, वो दिखने में लग रहा होगा कि ये जो है सो ये धनुष बन गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं बो लेग्स। इसका जो लेग बन जाएगा वो धनुष के आकार के जैसा बन जाएगा, और ये धनुषाकार पैर को ही हम लोग बोलते हैं नोकनी प्रॉब्लम। यही बो लेग्स की समस्या को हम लोग बोलते हैं नोकनी का प्रॉब्लम है उस बच्चे को, और उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं रिकेटस। सेम टू सेम अगर यही कंडीशन 8 साल के ऊपर के बच्चे को हो जाए, 8 साल से अधिक बच्चों को अगर हो जाए, व्यक्ति को अगर हो जाए, तो उस बीमारी को हम लोग बोलेंगे ओस्टियोमलेसिस, और उसमें भी सेम कंडीशन है। यहाँ से 2 से 8 साल तक के बच्चों को ठीक होने की संभावना होती है। किसी बच्चे को खुद ठीक हो जाती है, स्वयं ठीक हो जाती है, लेकिन किसी बच्चे को इलाज कराना पड़ता है। लेकिन जब 8 साल के ऊपर हो जाते हैं ना, तो उसको ठीक होने की कम चांसेस होते हैं, उसको ठीक ना होने की संभावना होती है। अगर हम बात करें ओस्टियोपोरोसिस की, तो पोर से ही यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है। पोर का मतलब होता है छिद्र, यानी छिद्र, और ओस्टियो रूट वर्ड है हमारा बोन का। ओस्टियो हमारा रूट वर्ड है बोन का। तो बोन में छिद्र हो जाना ही कहलाता है ओस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे होगी क्या, हड्डियां छिद्र होना शुरू हो जाएगी, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाएगी, और हड्डियां टूटना भी शुरू हो जाएगी। अगर हम कोई भी काम करेंगे ना, अगर कोई वजन वाला सामान उठा लिए तो उससे क्या होगी कि हमारा हड्डियां तो कमजोर होगी, तो वहाँ पे वजन सिर्फ उठाने से ही हमारा हड्डियां टूट जाती है। उस रोग को हम लोग बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और अभी हम बताएं ओस्टियो जो रूट वर्ड है वो बोन का है। तो अगर पूछा जाए कि स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ओस्टियोलॉजी बोलेंगे हम लोग, ओस्टियोलॉजी।
LOGY, ऑस्टियोलॉजी। अब ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, रूट वर्ड है, और लॉजी का रूट वर्ड है स्टडी। तो स्टडी ऑफ बोन इज इक्वल टू ऑस्टियोलॉजी, मतलब बोन के स्टडी को हम लोग बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके सोर्स की। सोर्स की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या क्या चीजें हम लोग खाएंगे, ऐसा क्या क्या चीजें हम लोग खाएंगे जिससे हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो, हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो, ऐसे ऐसे क्या कौन कौन से चीज खाएंगे। तो जो इनके सोर्सेस हैं वो हमारा हो जाएगा सनलाइट हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट हो जाएगा, और बहुत सारे हैं जो हम लोग खाएंगे जिससे हमें विटामिन डी की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। मेन सोर्स की अगर हम बात करें तो इनका मेन सोर्स हो जाएगा सनलाइट। तो हमारा विटामिन डी खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ई, और हम लोग विटामिन ई को समझने की कोशिश करेंगे। विटामिन ई को समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग कॉपी के बीचों बीच हेडिंग रखेंगे विटामिन ई, विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई सबसे पहले पूछा जाता है इसमें कि बताओ विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? तो इसका जो नाम है विटामिन ई का वो है टोकोफेरोल। सबसे पहला प्रश्न आ जाता है और ये कई बार पूछा जाता है। केमिकल नाम जो है विटामिन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। विटामिन से कुछ भी नहीं पूछा तो केमिकल नाम जरूर पूछेगा, तो हम लोग केमिकल नाम पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो इनका जो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन ई का जो नाम है, केमिकल नाम है वो है टोकोफेरोल। अगर हम इनके बात करें फंक्शन की तो इनका जो फंक्शन है वो काम करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह, वर्क्स एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो इनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक। अब ये प्रतिऑक्सीकारक क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो एंटी का होता है प्रति यानी इसका विरोध करना, और ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ही वो एक रूप है जिसको हम लोग ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रति विरोध करने वाला को ही हम लोग बोलते हैं, जो वैसा तत्व, वैसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन का विरोध करे उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और ये काम करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह विटामिन ई, यानी हम लोग बोल सकते हैं विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है या कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आखिर एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो जब कभी भी हम लोग खाना खाते हैं तो जब हमारे बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है, फूड जब डाइजेस्ट होता है, और जब कभी हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है, हमारे बॉडी में फ्री का ऑक्सीजन बन जाता है, फ्री का ऑक्सीजन बन जाता है। और ये फ्री का ऑक्सीजन ही हम लोग बोलते हैं, फ्री के ऑक्सीजन को ही हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा एंटीऑक्सीजन, एंटी गैस, यानी जो हमारे पेट में, बहुत गांव घर में बहुत ज्यादा लोग सुनता भी होगा कि इनको गैस हो गया है, पेट दर्द है गैस के कारण, तो यही फ्री ऑक्सीजन के कारण होता है, उनकी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन बन जाती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब ये फ्री ऑक्सीजन होता क्या है, तो ये फ्री ऑक्सीजन जब तक ये O2 है, यानी ये O2 है तब तक ये स्टेबल है, यानी ये क्रियाशील नहीं है। लेकिन जैसे ही तो ये O3 हो जाए या ये वो हो जाए यानी मोनो बन जाए, तो ये क्या हो जाता है, जैसे ही ये मोनो बन जाता है तो ये बन जाता है रिएक्टिव, ये बन जाता है रिएक्टिव। अब ये रिएक्टिव बनने के बाद करता क्या है, सबसे पहले करता क्या है, ये सबसे पहला काम जो इसका जो मेन काम है हमारे ऑक्सीजन, सबसे पहले ये क्या करता है, पहला काम हमारे स्किन सेल को किल कर देता है,
स्किन सेल को क्या कर देता है, किल कर देता है। अच्छा अब बताओ, जब हमारे बॉडी में स्किन सेल को अगर किल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, हमारे त्वचा पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएगा। हमारे त्वचा पे क्या हो जाएगा, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या हो जाएंगे, हमारा शक्ल अब भद्दा दिखना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति सुंदर दिख रहा हो उसके बॉडी में अगर फ्री ऑक्सीजन बन गया हो तो अब वो सुंदर नहीं दिखाई देगा। तो अब जब वो सुंदर दिखाई नहीं देगा, इसका मेन कारण क्या है, फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन बन कैसे रहा है, तो ये बन रहा है विटामिन ई की कमी से, यानी एंटीऑक्सीडेंट ना होने के कारण। इसीलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारे बॉडी में जो फ्री ऑक्सीजन बन रहा है उसको हटाने का काम करेगा विटामिन ई। तो जब फ्री ऑक्सीजन को जब वो रिमूव कर देगा, हटा देगा, तो होगा क्या, हमारे स्किन सेल जो है वो किल नहीं होंगे, और जब किल नहीं होंगे तो हमारे बॉडी में जो ग्लोइंग है, जो सुंदरता है, वो बनाए रहेगा। अच्छा दूसरा काम क्या करता है, तो दूसरा काम ये और करता है जो सबसे खतरनाक है। ये क्या करता है, ये हार्ट अटैक भी करता है, हृदय घातक रोग भी करता है। अगर हम सही समय पे सही से हम इसको इलाज नहीं करवाएंगे, अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चला तो सुंदरता तो जाएगी ही, साथ साथ में हमें ये हार्ट का प्रॉब्लम भी ले आएगी। ये ज्यादातर होती है महिलाओं में, ये ज्यादातर होती है महिलाओं में, क्योंकि वो घर में बैठी रहती है और फ्री ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वो सबसे ज्यादा होता है यूज्ड ऑयल में। जो तेल यूज किया हुआ हो उसको दोबारा यूज करना, यानी अगर हम एक बार उस तेल से कचौड़ी निकाल चुके हैं तो उसी दौरान हम जितना टाइम निकाल सकते हैं, अगर एक बार निकालने के बाद हम अगर चाहेंगे कि अगले दिन हम फिर से उस तेल से कचौड़ी निकालें तो कचौड़ी तो निकल जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ फ्री ऑक्सीजन का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। उससे फ्री ऑक्सीजन का निर्माण सबसे ज्यादा होता है, जिससे इससे सारी बीमारियां हो सकती है। इन घातक रोगों से हम लोग उलझ सकते हैं। उसके बाद इनका जो दूसरा फंक्शन है वो है हेल्प इन रिप्रोडक्शन, और करता क्या है, ये रिप्रोडक्शन में आने जनन में मदद करता है। ये जनन में मदद करता है। तो हम लोगों ने सीखा विटामिन ई के बारे में। इनका जो केमिकल नाम है वो है टोकोफेरोल। ये काम करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। और एंटीऑक्सीडेंट है क्या, तो ये डाइजेस्ट और रेस्पिरेशन के दौरान जो फ्री ऑक्सीजन बनती है इनको हटाने का काम करता है। फ्री ऑक्सीजन क्या है, तो ये एक रिएक्टिव है जो स्किन सेल को किल कर देता है और हार्ट अटैक, हृदय घातक भी हो सकता है। और विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, फ्री ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है, जिससे हमारे स्किन सेल किल नहीं होता है और हमारी सुंदरता बना रहता है। और दूसरा काम, ये रिप्रोडक्शन की तरह काम करता है, रिप्रोडक्शन यानी जनन की तरह काम करता है। अगर हम बात करें इनके सोर्सेस की, तो इनके जो सोर्स हैं वो सोर्स हो जाएगा हमारा वेजिटेबल ऑयल। जो इनका सोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल। जितने भी वेजिटेबल ऑयल सीड हैं वो विटामिन ई के सोर्सेस हो जाएंगे। और अगर हम नियमित मात्रा में वेजिटेबल सीड ऑयल खाएंगे तो फ्री ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगी। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कौन सा विटामिन है जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। कौन सा विटामिन है जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ये विटामिन ई यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला
अगला पढ़ेंगे हम लोग विटामिन के बारे में और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अरे सामने माँ को दे रखी है बेटा। भाई कुछ कहानियां क्या है तो अपने को चलो करना चाहिए आपको भारी तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विटामिन के। तो विटामिन के अगर हम केमिकल नाम की बात करें तो इनके दो केमिकल नेम हैं। एक है हमारा फिल्लोक्विनोन और दूसरा है हमारा नेप्थोक्विनोन। इनके दो विटामिन केमिकल नेम हैं, एक है फिल्लोक्विनोन और दूसरा है नेप्थोक्विनोन। अगर हम विटामिन के की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये इनका जो काम है वो है क्लोटिंग दी ब्लड यानी रक्त जमाव का काम करता है ये। अब ये रक्त जमाव का काम कैसे करता है इसको हम लोग समझने करेंगे। यहाँ पे बात है ब्लड की। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम लोग सॉलिड बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग लिक्विड बोलते हैं। और अगर हम बात करें लिक्विड पार्ट की तो लिक्विड पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो है वो 55% पाया जाता है और सॉलिड पार्ट में जो सेल्स पाए जाते हैं वो 45% पाए जाते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 92% वाटर पाया जाता है और 8% में ही मिनरल प्रोटीन सब कुछ पाए जाते हैं उसमें। तो उन प्रोटीन में से दो प्रोटीन ऐसे हैं जिसका नाम हम लोग जानेंगे यहाँ पे। एक का नाम है फाइब्रिनोजिन। चलो एक ही प्रोटीन की बात करते हैं, फाइब्रिनोजिन। अब ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन करता क्या है? तो ये हमारे बॉडी में क्लोटिंग का काम करता है। जब हम कहीं कट जाते हैं तो वहाँ पे जो ब्लड निकलती है कुछ देर के बाद रुक जाती है, तो इनका जो काम है ना ये ब्लड को रोकने का काम करता है। ये किस प्रकार काम करता है? तो ये फाइब्रिनोजिन करता क्या है? फाइब्रिनोजिन जब ब्लड कट जाती है खून का बहाव होता है और फाइब्रिनोजिन यहाँ पे करता क्या है कि यहाँ पे जो फाइब्रिनोजिन विटामिन के की मदद से वो करता क्या है कि घाव के चारों ओर जाल बनाना शुरू कर देता है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक के जैसा काम करता है। ये विटामिन के उत्प्रेरक के जैसा काम करता है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है। और यहाँ पे होती क्या है कि ये जाल बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे इतना गाढ़ा जाल बना देता है जिससे रक्त स्राव बंद हो जाती है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाती है ब्लड क्लोट हो जाती है ब्लड। उसके बाद हम कभी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनता है। तो हमारे बॉडी में कुल 4-5 विटामिन है, टोटल 5 विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनता है। 5 विटामिन अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा B1, B2, B12 और विटामिन के। उसके बाद एक और हम बताए थे विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का निर्माण हमारे बॉडी में होता है, इनको हम लोग बाहर से नहीं ले सकते हैं। तो इनका फॉर्मेशन होता कैसे है? तो अगर चलो आप लोगों ने नाम सुना होगा लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज
लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। और ये ई कोलाई क्या करता है, विटामिन के, विटामिन B1, B2 और B12 चारों को बनाने का काम करता है। ये चारों विटामिन को बनाने का काम करता है बैक्टीरिया ई कोलाई। अगर हम बात करें इनके सोर्स की, तो इनका सोर्स हो जाएगा हमारा केबेज यानी बंद गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, इनके हो जाएंगे सोर्सेज। अगर हम बात करें इनके डिजीज की, रोग की, तो इनसे बस एक ही डिजीज है, वो हो जाएगा ब्लीडिंग आनी। जब हम कट जाएंगे तो रक्त बहाव होते रहेगा, और जब अगर रेगुलर रक्त बहाव हो जाएगा तो उसी बीमारी से हो जाएगा हेमरेज। तो विटामिन के भी समाप्त हो जाती है यहीं पे। और आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम आप यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और इतना शेयर करें ताकि और भी लोगों को मदद हो सके फ्री क्लासेस की। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को अगले